सैनी बोल रहा हूं। आप सभी लोगों को जो ज्योतिबा फुले फाउंडेशन में शामिल इस कार्यक्रम में शामिल है सभी को जय सावित्री जय ज्योतिबा अभिवादन। आज के माहौल में जो सामाजिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले का जो सामाजिक योगदान रहा उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में यह ज्यादा प्रासंगिक बन चुका है। हमें वह चीजें समझने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों में ज्योतिबा फुले को सत्य शोधक समाज का गठन करना पड़ा, उन्हें शिक्षा का आंदोलन क्यों शुरू करना पड़ा। जब उन्हें बारात से ब्राह्मणों की बारात से भगा दिया गया, उसके बाद उनके दिल दिमाग में जो परिस्थितियां जो चीजें पैदा हुई उन्होंने उनको झकझोरा। आज वही परिस्थितियां लगभग बनी हुई हैं। आज हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। शिक्षा महंगी की गई है। कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से हमारे लोगों को न्यायपालिका में पहुंचने से रोका जा रहा है। लैटरल एंट्री के माध्यम से हमारे जो लोग मंडल कमीशन की बदौलत आईएएस अधिकारी बने उन्हें डायरेक्टर प्रोफेसर ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोका जा रहा है। तो लगभग परिस्थितियां वही हैं जो ज्योतिबा फुले के दौर में थी, और उन्होंने जिन परिस्थितियों ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज बनाने के लिए मजबूर किया था, हमें उन परिस्थितियों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने की जरूरत है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। जब नई शिक्षा नीति के तहत हमारे लोगों को शिक्षा महंगी करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मैनेजर जैसी उच्च स्तरीय शिक्षा से रोका जा रहा है। हमारे लोग कहते हैं कि आप भी पढ़ाई करो। भाई, जब शिक्षा इतनी महंगी कर दी जो जहां हमारे लोग नहीं पहुंच सकते, निजीकरण के माध्यम से जो चीजें महंगी की गई, जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ 44 साल संघर्ष करने के बाद नवंबर 92 में, तो दो काम इन्होंने किए। एक तरफ निजीकरण लेकर आए और दूसरी कॉलेजियम व्यवस्था। निजीकरण के माध्यम से जो आरक्षण मिला था उसे सीमित कर दिया गया, और कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से बिना प्रतियोगी परीक्षा कराए एक जात विशेष के लोगों को जो जज बनाया जा रहा है, उन जजों के माध्यम से अपने समाज के हित में उन्होंने फैसले करवाने शुरू कर दिए। तो आज हमारा समाज कहीं का नहीं है, और ऐसी परिस्थितियां इसलिए हैं कि हमारे लोग सत्ता में नहीं हैं। सत्ता में न होने की वजह से न हम कॉलेजियम व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, न शिक्षा नीति में कोई बदलाव कर सकते हैं, और जितने भी तौर तरीके हमारी हकमारी के चल रहे हैं उन तौर तरीकों पर हम किसी भी तरीके से लगाम नहीं लगा सकते। तो ज्योतिबा फुले ने इन परिस्थितियों से का समाधान करने के लिए जो सत्य शोधक समाज बनाया, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया, जो धार्मिक ग्रंथों में ऊंच नीच भेदभाव देवता दानव की जो कहानी रची गई उनका खंडन किया, ताकि समाज एकजुट होकर सत्ता में पहुंच सके, साधन हासिल कर सके, देश के संसाधनों पर उस अपनी बराबरी के हक अधिकार हासिल कर सके। यह सारा खेल वह तभी कर सके जब सत्य शोधक समाज के माध्यम से लोगों को तार्किक बनाना शुरू किया। आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, समाज अलग अलग जातियों में ऊंच नीच में बटे होने की वजह से सत्ता में नहीं पहुंच पा रहा है,
और जो सत्ता में नहीं है वह कहीं नहीं है, क्योंकि सत्ता में नहीं है तो न्यायपालिका में नहीं है, सत्ता में नहीं है तो मीडिया में नहीं है, सत्ता में नहीं है तो पुलिस प्रशासन में नहीं है। हमारे जितने भी तरह के हक अधिकार हो सकते हैं वो किसी न किसी रूप में सत्ता पर निर्भर है, और सत्ता हमारी एकजुटता पर निर्भर है। एकजुटता न हो सके इसीलिए हमारे लोगों को जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव में विभाजित करके रखा गया है और पाखंडवाद में उलझाया जा रहा है। जहां एक तरफ हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं ज्योतिबा फुले को जो है मेडल दिलाने की, वहीं दूसरी तरफ जो हकमारी हो रही है, जो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक के माध्यम से समाज में अंधविश्वास पाखंडवाद को दूर करने की बात कही थी, उन बिंदुओं पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। जो मिशन ज्योतिबा फुले ने चलाया वही मिशन हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर से चलाने की जरूरत है, ताकि समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर होकर एकजुट हो सके और अपने हक अधिकार हासिल करने के लिए अपनी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर, इन्हीं बिंदुओं को और आगे के कार्यक्रम में मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा, और अब और भी वक्तागर हो सकते हैं बोलने के लिए। विषय जो संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो हमारे लोगों को गुमराह किया गया, भारत देश जो बुद्ध की जमीन रहा है, बुद्ध की धरती रहा है, उसे जबरन ब्राह्मण देश बनाने के लिए जो द्वारिका की कंसेप्ट लाई गई, द्वारिका प्रमुख रूप से द्वारवती बंदरगाह था, जो हड़प्पन कल्चर का एक केंद्र रहा है और बौद्ध स्थली रही। आगे के दौर में भूकंपीय परिस्थितियां के चलते वह जमीन समुद्र में डूब गई, जिसे श्री कृष्ण की द्वारिका घोषित कर दिया गया। इसी तरह दूसरा जो राम सेतु है, राम सेतु कोई नल नील नाम के बानर रीछ बंदरों द्वारा राम नाम लिखे पत्थरों से निर्मित पुल नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर गहराई में लहरों के चलते जो गीद इकट्ठी हुई उससे जो एक दीवार बनी, उसी को इन्होंने राम सेतु बना दिया। अगर यह नल नील नामक बंदरों के द्वारा बनाया गया पुल होता तो यह समुद्र में तैरता हुआ पुल होना चाहिए।